अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन मैन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी के साथ साथ हम इसके अंदर जो है स्वॉल्विंग का प्रोसेस और पेरिस्टालसिस की मूवमेंट, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो डाइजेशन इन मैन जो है ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है इस टॉपिक को चंक्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आसानी से आप लेक्चर को समझ लो। ठीक है, और लेक्चर्स जो है वो वीडियोज़ के अंदर डिवाइड हो जाए, आपको भी समझने में भी आसानी हो और मुझे डिलीवर करने में भी आसानी हो लेक्चर को। ठीक है, तो डाइजेशन इन ओरल मैन में सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो होगा डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसी तरह ही हम 1 बाय 1 करके पूरा डाइजेशन का प्रोसेस स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है डाइजेशन इन मैन की। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, क्लियर। ओरल कैविटी में डाइजेशन को देखते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो अगर हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी देखें तो इसके अंदर जो है वो सीवरल फंक्शन होते हैं ओरल कैविटी के। ठीक है, जिसमें जो है ऑब्वियस फंक्शन ये होंगे। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ फूड, सिलेक्शन फूड की। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ग्राइंडिंग। ठीक है, फिर है हमारे पास थर्ड पे लुब्रिकेशन। ठीक है, और फोर्थ पे हमारे पास है एट द एंड इज डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जब फूड आपकी ओरल कैविटी बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ओरल कैविटी हमारी जो है वो चीक, टीथ, टंग और पैलेट जो होते हैं उस पर कंसिस्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ आवर चीक। ओरल कैविटी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। इसमें आती हैं हमारी जो चीक्स होती हैं, ठीक है, टंग है, टीथ है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है पैलेट। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं ओरल कैविटी। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में कि ओरल कैविटी बेसिकली है क्या, तो ओरल कैविटी क्या है, एक ऐसी कैविटी है जो मिलके बनी होती है चीक से, टंग से, टीथ से और पैलेट। दीज 4 थिंग्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज दी ओरल कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले फूड ने इंटर होना होता है। जब हम निवाला लेते हैं तो सबसे पहले वो, क्योंकि माउथ में है, माउथ ही क्या है, ओरल कैविटी है। ठीक है, तो क्या है कि इसको इसने इंटर होना होता है किसमें, माउथ में। ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सिलेक्शन। इंटर होने के बाद या तो उस फूड को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, रिजेक्ट। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन जो होती है दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं बाय सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, साइट। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये सेंसेस से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, टेस्ट सेंस हो सकती है, स्मेल हो सकती है, ठीक है, साइड देख के आप देखोगे, अगर आपको वो चीज़ जो है वो नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, स्मेल करोगे, अगर खुशबू अच्छी है तो सिलेक्ट कर लोगे, अगर खुशबू अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट करोगे। टेस्ट करोगे, अगर तो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मेल, टेस्ट वगैरह जो है इनकी, अगर टेस्ट की बात करें तो टंग जो होती है ना, इसमें क्या होगी, टंग जो होगी वो टेस्ट के लिए सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करेगी। ठीक है, स्मेल नोज, ठीक है, और साइट हमारी आईज। तो टंग के पास ना कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है,
टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से क्या करती है, ये टेस्ट कर सकती है चीज़ को, ठीक है। ये टंग एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, सेंस करने के लिए और मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है, जो टेस्टिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि अगर तो स्मेल जो है या टेस्ट जो है वो अनप्लेजेंट नहीं होता या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जिस तरह के बोन या फिर डस्ट जो होती है, डर्ट जो होती है वो फूड के अंदर पाई जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपको वो खुराक नहीं पसंद आई है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेंसेस होती हैं जिसमें टेस्ट, स्मेल और साइड की सेंसेस हैं जो हेल्प करती हैं फूड की सिलेक्शन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमने सिलेक्शन की बात की है फूड की, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सेकंड प्रोसेस कौन सा है, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, ठीक है। सिलेक्शन में क्या चीज़ें काम देती है, हमें पता है हमारे टेस्ट बर्ड्स है, हमारा नोज है, हमारी आईज है, जो कि फूड को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पे है हमारे पास ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। अच्छा, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन है क्या, बेसिकली फूड की सिलेक्शन के बाद क्या होता है, फूड को मोलर टीथ कौन सी होती है, हमारी दाढ़ें जो होती हैं, मोलर टीथ क्या करवाते हैं, वो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन करवाते हैं। फूड आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी जो दाढ़ें होंगी वो क्या करेंगी, वो फूड को ग्राइंड करेंगी छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है। ग्राइंडिंग किस तरह होगी, मोलर टीथ जो होंगे वो ग्राइंड करेंगे फूड को इसमें इनटू पीसीज, ठीक है, ये खुराक के छोटे छोटे पीसीज कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्यों इसकी ज़रूरत हुई है इस ग्राइंडिंग की, क्योंकि खुराक ने अब ओरल कैविटी के बाद जाना है ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में खुराक ने आना है, ठीक है, ओरल कैविटी के बाद। तो अगर ईसोफेगस जो है वही अलाउ नहीं करेगा फूड को, तो खुराक आगे किस तरह जाएगी, ठीक है। तो ग्राइंडिंग करवाई जाती है फूड की छोटे छोटे पीसीज में, ये ताकि इन पीसीज को ईसोफेगस अलाउ करे टू पास, ये मेरे अंदर से गुजर जाओ, ठीक है। अलाउ करेगा छोटे छोटे पीसीस को, क्योंकि उसकी नाली ईसोफेगस की छोटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर हम बात करें इनको छोटे छोटे पीसीस में क्यों ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया, जो स्मॉल पीसीस होते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को, एरिया टू एंजाइम्स, इसीलिए ही फूड को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ईसोफेगस एक तो उसको गुजरने दे दे, और दूसरी चीज़ के स्मॉल पीसीस जो हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दे एंजाइम्स को, ताकि एंजाइम्स इन स्मॉल पीसीस को मज़ीद तोड़ सके, ठीक है, इसकी मज़ीद डाइजेशन करवा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड प्रोसेस, वो है हमारे पास लुब्रिकेशन और ठीक है, लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन के साथ ही हम देखते हैं डाइजेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन और डाइजेशन इकट्ठा देखेंगे हम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि ओरल कैविटी के अंदर जो है वो कुछ सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे हमारी ओरल कैविटी में, तो उनका नाम है, पहले लुब्रिकेशन में क्या है, कुछ सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे हमारी ओरल कैविटी में, इनका नाम क्या है, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, एक है हमारे पास सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और एट द एंड है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड की, तो ये कहाँ पे होता है, ये टंग के नीचे होता है, इट इज सिट्यूटेड बिलो द टंग, आपकी जुबान के नीचे, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये कहाँ पे होता है, मैक्सिलरी वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, जाज के नीचे होगा, के पीछे होगा, बिहाइंड जाज। और पैरोटिड ग्लैंड का कहाँ पे होता है, ईयर्स के फ्रंट में, फ्रंट ऑफ इट, पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स,
ठीक है। ईयर्स के फ्रंट में पैरोटिड ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस जो स्लाइवा जो इससे सिक्रिएट होता है, कौन कौन से ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं स्लाइवा को? सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवा करवाते क्या है? ये लुब्रिकेशन करवाते हैं फूड पार्टिकल्स की, ताकि फूड पार्टिकल्स की जो है वो पासेज के दौरान फूड पार्टिकल्स की फ्रिक्शन को मिनिमम करवाया जा सके इसोफेगस की वाल के साथ, क्योंकि अगर इसकी फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी तो वाल जो है वो हर्ट होगी, ठीक है। इसोफेगस से आगे भी जो नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, उसमें भी फूड को गुजारने के लिए लुब्रिकेट होना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, लुब्रिकेशन में कुछ स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो लुब्रिकेशन करवाते हैं, सबमिक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली कि प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। ये सारे ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? सलाइवा। सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो सलाइवा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? वाटर एंड म्यूकस, ठीक है। वाटर और म्यूकस होता है। दूसरी चीज है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और साल्ट्स, कुछ और साल्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसके पास होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जिसमें आता है अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है। और एक है टायालीन। अमाइलेज और टायालीन है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं? अमाइलेज होता है और टायालीन। टायालीन भी एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को। ये तोड़ देता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को, किसमें? माल्टोज में, ठीक है। अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं कि जो है डाइजेशन किस तरह स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो हमें पता है वाटर और म्यूकस का क्या काम है। वाटर और म्यूकस का वर्क देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ स्लाइमी लिक्विड होता है जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है, ताकि एक तो उसको अच्छे तरीके से चबाया जा सके, ठीक है, उसकी च्यूइंग जो है वो इफिशिएंटली की जा सके, और दूसरी काम ये कि इसोफेगस में वो बगैर किसी फ्रिक्शन रगड़ खाए गुजर जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास सोडियम बायोकार्बोनेट और अदर साल्ट। सोडियम बायोकार्बोनेट जो होते हैं ना, ये एंटीसेप्टिक्स है। दीज आर एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, मतलब ये जरासीम कश हैं, ठीक है। और इनका जो है वो मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड की पीएच को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। फूड की पीएच को ये मेंटेन रखवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो फ्रेश स्लाइवा जो होता है ये क्या होता है? ये अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच जो होती है वो 8 होती है। फ्रेश स्लाइवा स्लाइवा जब फ्रेश होगा तो इसकी पीएच क्या होगी? 8 होगी, और ये अल्कलाइन होगा नेचर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फौरी तौर पर ये स्लाइवा जो होता है क्विकली वो अपने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देता है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो पीएच जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पीएच कहाँ आ जाएगी? एसिडिक की तरफ आ जाएगी, 6 pH बन जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करने के बाद। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात की किसकी? लुब्रिकेशन की, ठीक है। लुब्रिकेशन की में क्या देखा कि स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा सिक्रेट करते हैं। स्लाइवा फूड को लुब्रिकेट रखता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमम किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा खुराक को अच्छे तरीके से चबाया जा सके। स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड हमारे पास सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड है जो
वो टंग के नीचे पाया रहता है, सब मिक्सलरी जाज के बिहाइंड पाया रहता है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ईयर्स के फ्रंट में पाया रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि सलाइवा के जो होता है इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये सलाइवा की कंपोजिशन। तो इस सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर और म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और अदर साल्ट्स, और इसके अलावा एंजाइम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर और म्यूकस की, तो इसने क्या करना है, इसने एक स्लाइमी लिक्विड बनाना है जिसके जरिए फूड को अच्छे तरीके से चबाया जाता है और इसोफेगस में से पास करवा दिया जाता है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है कि ये एंटीसेप्टिक जरासीम कश होता है, और ये क्या करता है, ये जरासीम को खुराक के अंदर मौजूद जरासीम को मार देता है। ठीक है, फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर आते हैं अमाइलेज और टायरिन। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है और टायरिन भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज के अंदर ब्रेक करवा देता है, जो टायरिन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेश सलाइवा की, तो सलाइवा जो होता है फ्रेश फॉर्म में उसकी पीएच 8 होती है, लेकिन क्विकली ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करके पीएच 6 कर लेता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसकी पीएच वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात की ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं स्वॉलोइंग की। तो डाइजेशन की हमने बात की ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वॉलोइंग का प्रोसेस। स्वॉलोइंग का प्रोसेस किस तरह होता है? ठीक है ना, तो ओरल कैविटी के बाद खुराक को निगला जाता है, और खुराक के निगलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वॉलो करने के प्रोसेस को स्वॉलोइंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जब ना ग्राइंडिंग करवाई जाती है ना फूड की, तो फूड पार्टिकल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ग्राइंडिंग जब करवानी है तो हमें पता है उस दौरान ओरल कैविटी के साथ कुछ ऐसे ग्लैंड्स लिंक्ड होते हैं जिन्होंने वहाँ पे सलाइवा की सिक्रिएशन करवानी होती है। ठीक है, और उस सलाइवा ने क्या करना है, उसने फूड को स्लाइमी कर देना है, पार्टली डाइजेस्टेड कर देना है। दिस सलाइवा ड्यूरिंग ग्राइंडिंग सलाइवा मेक्स फूड स्लाइमी। किस चीज़ को सलाइवा ने बनाना है? स्लाइमी, फूड को स्लाइमी एंड पार्टली डाइजेस्टेड। पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब क्या है? क्योंकि हमें पता है सलाइवा के अंदर सर्टेन इंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करवाना है। ठीक है, फूड को जो है वो तकरीबन आधा डाइजेस्ट करवा देना है, पार्टली डाइजेस्ट करवा देना है। ठीक है, पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब यही होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो टंग है ना हमारी, उसने उसको रोल कर देना है उस फूड को लंप के अंदर, एक ओवल लंप के अंदर, एक लुकमे के अंदर। ठीक है, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड को हमारी टंग ने रोल कर देना है, रोल्ड इनटू ओवल लंप, और इस लंप को हम क्या नाम देते हैं, इस ओवल लंप को हम नाम देते हैं बोलस का। ठीक है, और इस बोलस को जो है वो हम माउथ की बैक पे पुश करते हैं टंग के ही एक्शन से और फ्रिंग्स के मसल्स के एक्शन से। ठीक है, इस बोलस को कहाँ पे पुश किया जाता है? टंग जो हमारा माउथ है उसकी बैक साइड पे इसको पुश किया जाता है। किसके एक्शन से? फ्रिंग्स प्लस टंग के एक्शन से इसको माउथ की बैक साइड पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि टंग और फ्रिंग्स के मसल्स फूड पार्टिकल्स को इस तरह जो है पुश करते हैं माउथ की बैक पे, और इस चीज़ को इंश्योर करवाते हैं ये वाले। ठीक है ना, तो इसमें बोलस को कहाँ पे कि पुश करना है? टंग और फ्रिंग्स के मसल्स ने बोलस को बैक ऑफ माउथ की बैक पे पुश करवा देना है, और इन्होंने टंग और फ्रिंग्स के मसल्स ने इस बात को इंश्योर करवाना है कि जो खुराक है, जो बोलस है, ये इंटर ना कर सके विंड पाइप में। तो टंग और फ्रिंग्स के मसल का काम है कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि बोलस जो है वो विंड पाइप के अंदर ना इंटर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं स्वॉलोइंग के।
सर्टेन इवेंट्स हैं सॉल्विंग के। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि फूड जो था वो इतना नरम हो चुका था ग्राइंडिंग के दौरान कि इसको जो है वो एक छोटे से ओवल लंप के अंदर, एक लुकमे के अंदर इसको रोल किया जाता है इस तरह का, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं बोलस का। बोलस जो है ये इसको पुश किया जाता है माउथ की बैक साइड पे। किस तरह इसको पुश किया जाता है? टंग के एक्शन से और फ्रिंक्स के मसल्स के एक्शन से इसको पुश किया जाता है माउथ की बैक साइड पे, ठीक है, इस लुकमे को। क्लियर? तो और जो हमारे पास टंग और फ्रिंक्स के मसल्स इस बात को इंश्योर बनाते हैं कि बोलस जो है ये कहीं विंड पाइप के अंदर ना चले जाए। तो कुछ ये इवेंट्स होते हैं हमारे पास स्वॉल्विंग के, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं टंग जो होती है ना ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, जो टंग होती है ये ऊपर की तरफ होती है और बैकवर्ड जाती है। पहले टंग जो है ये आपका माउथ है ना, टंग यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है, और बैक की तरफ जाएगी, ठीक है। टंग जो मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ। माउथ की जो रूफ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है ये अपवर्ड और बैकवर्ड जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अपवर्ड पहले जाएगी टंग, फिर क्या करेगी, फिर बैकवर्ड जाएगी। इस अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से बोलस को पुश करवा दिया जाता है। कहाँ पे? माउथ कैविटी में, ठीक है, माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको पुश करवा देता है गले की तरफ, ठीक है ना। तो टंग अपवर्ड मूव करेगी, फिर बैकवर्ड मूव करेगी और इस अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से बोलस इज पुश्ड, बोलस को पुश किया जाता है। कहाँ पे इसको पुश किया जाता है? टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी, टू बैक ऑफ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको, माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको पुश करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो होती है ना बैकवर्ड मूवमेंट, इसकी टंग की बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं ना, सॉफ्ट पैलेट की मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ आ जाता है। सॉफ्ट दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप, और जब सॉफ्ट पैलेट ऊपर आ जाता है तो नेजल ओपनिंग, बैक साइड पे नेजल ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है। इस सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जाने की वजह से नेजल ओपनिंग जो होगी ना बैक साइड के ऊपर ओरल कैविटी की, वो क्या हो जाती है, वो क्लोज करवा दी जाती है, ठीक है, ताकि कहीं खुराक जो है वो ये सांस वाली नाली में ना चला जाए, ठीक है। तो सेम टाइम में क्या होता है कि एपिग्लोटस जो होता है ये क्लोज कर देता है विंड पाइप को, ठीक है। ये किस तरह क्लोज करवाता है एपिग्लोटस? क्लोज विंड पाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एपिग्लोटस जो होता है ना ये हॉरिजेंटल पोजीशन में मूव करके विंड पाइप को क्या करवा देता है, क्लोज करवा देता है। विंड पाइप जो होता है वो बंद करवा दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब हमने बात कर दी, पहले फ्रिंक्स की बात की है, अब हम बात करते हैं लरिंक्स की, ठीक है। लरिंक्स क्या है, एक कार्टिलेज होती है जो कि विंड पाइप के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। तो ये एक लरिंक्स जो होती है ना जो ये विंड पाइप के टॉप पे पाई जाएगी, ये ऊपर की तरफ होगी बैक ऑफ द टंग, टंग की बैक साइड की तरफ, ठीक है ना। तो लरिंक्स जो होगी ये क्या करेगी, लरिंक्स भी ऊपर की तरफ पहले जाएगी, ठीक है। तो लरिंक्स क्या है, एक कार्टिलेज है विंड पाइप के ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर साइड पे। ये कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करता है और जो है वो ऊपर की तरफ बस मूव करता है, ये कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो एपिग्लोटस था इसने किसको क्लोज कर दिया था, विंड पाइप, जिसको हम ग्लोटस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फूड जो होता है ना ये पार्टली
ओपन ग्लोटस के अंदर नहीं इंटर हो सकता, मतलब कि ग्लोटस को एपिग्लोटस ने पार्टली क्लोज कर दिया था, इसीलिए फूड जो है इस ग्लोटस के अंदर नहीं इंटर हो सकता। ठीक है, तो जिसकी वजह से एपिग्लोटस क्या होती हैं, ये फूड मास को एक ओपनिंग के से डाइवर्ट करवा देती हैं। ठीक है, और सेफली इसको एसोफेगस में भेज देती हैं। ठीक है ना, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था विंड पाइप। ठीक है, उसको क्लोज करवाया गया एपिग्लोटस कार्टिलेज की हेल्प से, उसको क्लोज करवाया गया ताकि कहीं खुराक विंड पाइप के अंदर ना आ जाए। ठीक है, ये सेफली इसोफेगस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जो स्वालिंग का एक्शन स्टार्टिंग में क्या होता है, वॉलंटरी, लेकिन जब खुराक जो है वो निगल ली जाती है, माउथ के बैक पे इसको पुश करवा दिया जाता है, तो स्वालिंग का जो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो फूड को दोबारा फोर्स किया जाता है कहाँ पे, इसोफेगस में, पेरिस्टालसिस के जरिए। ठीक है, पेरिस्टालसिस हम देखते हैं क्या है। ठीक है ना, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए ही फूड को इसोफेगस में भेजा जाता है। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं पेरिस्टालसिस की। पेरिस्टालसिस बेसिकली है क्या, तो ये क्या है हमारे पास, ये मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, मतलब कि वेव्स कुछ होती हैं जो मूवमेंट करवाती हैं। ठीक है ना, ये वेव लाइक मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेव्स होती हैं। ठीक है ना, जिस तरह के ये हमारे पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से अगर कुछ वेव्स चलें इसकी वॉल के साथ साथ, ठीक है, कुछ लहरें बने, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, पेरिस्टालसिस है। ठीक है, जो कि पूरी कैविटी के साथ चलती है इस कनाल की। ठीक है, तो इसके अंदर ना वेव ऑफ कंट्रैक्शन, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन। कौन कौन से मसल्स के लिए, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन की, और उसके अलावा यहाँ पे एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके अलावा होती है रिलैक्सेशन। तो हम कह सकते हैं वेव ऑफ द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दैट रन अलोंग द कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज द पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है इन मसल्स की, तो क्या होता है, फूड को नीचे की तरफ मूव करवाया जाता है। ठीक है, जब भी खुराक नीचे को आनी है तो वो ग्रेविटी से नहीं आनी, वो किस तरह आनी है, पेरिस्टालसिस से मूव करवानी है। ठीक है ना, तो क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि ग्रेविटी तब काम करेगी जब लिक्विड पिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस केस में पेरिस्टालसिस मूव करवा रही है फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पेरिस्टालसिस जो है ये कब स्टार्ट होती है, ये इसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, और ये मूवमेंट जो होती है ये इनिशिएट कब होती है, ये तब इनिशिएट हो जाती है जब खुराक जो है वो आपकी ओरल कैविटी में है, आप उसको चबा रहे हो, तो इसोफेगस से स्टमक तक पेरिस्टालसिस चलना शुरू हो जाती है, और उसके बाद स्टमक के बाद पूरी एलिमेंट्री कनाल, जिस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, सब में पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो सबसे और इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्पाइसी फूड खाया होता है आपने, ठीक है, और या फिर कुछ जो है स्मोकिंग वगैरह ले ली होती है खाने के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाया होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है ये रिवर्स हो जाती है। मूवमेंट इज रिवर्स्ड in case of eating any spicy food, in case of eating junk food, in case of eating large quantity of food। ठीक है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, खुराक जो है वो पेरिस्टालसिस में क्या होता था कि इसोफेगस से स्टमक, इसोफेगस में आएगी, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एज इट इज़ काम चलता रहता है। लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होगा, उल्टा होगा, सबसे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक, स्टमक से इसोफेगस, और इसोफेगस से बाहर क्या करवा दी जाती है, वोमिटिंग।
ठीक है, वॉमिटिंग करवा दी जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ जो होती है ना वो पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है ना तो कुछ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हंगर कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। सम हंगर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस कब होता है ये, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं हंगर पैंग्स, ठीक है। हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। हंगर पैंग्स ना यूजुअली 12 से 24 घंटे 12 से 24 घंटे के दरमियान में शुरू होता है किसी खाना खाने के बाद, ठीक है। या फिर कभी कुछ लोगों में जल्दी ही ये हो जाता है, लेस टाइम में ही हंगर पैंग्स उनको आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन, डाइजेशन इन मैन का, ठीक है ना। तो एक पार्ट है डाइजेशन इन मैन का, डाइजेशन इन स्टमक देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो एक पोर्शन है डाइजेशन इन मैन, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी, स्वॉलोइंग और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टडी कर चुके थे। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो हमें पता है कि फूड जो है ये इसोफेगस से स्टमक की तरफ आता था, किस तरह, थ्रो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वेव ऑफ द मस्कुलर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड इसोफेगस में से आता था स्टमक में, ठीक है। तो जैसे ही फूड जो है वो स्टमक में आता है तो स्टमक की स्टार्टिंग पे देखो, ये स्टार्टिंग लाइन है जो स्टमक की, यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। देयर इज ए रिंग प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ स्टमक, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। रिंग पाई जाती है जो मैंने यहाँ पे बनाई है स्टमक के स्टार्ट में, इसको नाम दिया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट के करीब है, हार्ट के क्लोज है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक, ठीक है। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। तो जिस तरह ही खुराक स्टमक में इंटर हो जाती है तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि खुराक कहीं बैकवर्ड ना मूव कर जाए। देखो यहाँ से इसोफेगस से खुराक जो है कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए स्टमक में इंटर हुई, तो कार्डियक स्फिंक्टर ने जैसे ही खुराक यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे फूड आ गया है, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया, ताकि कहीं खुराक वापस ना चले जाए इसोफेगस में, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करवाता है, इस मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये मिलके बना होता है, कार्डियक स्फिंक्टर मिलके बना होता है सर्कुलर मसल से, सर्कुलर मसल्स से मिलके बना होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कार्डियक स्फिंक्टर ने क्लोज हो जाना है, ठीक है। और जैसे ही अगर फूड की इसोफेगस से स्टमक में एंट्री करवानी है तो कार्डियक स्फिंक्टर ने रिलैक्स हो जाना है, यानी कि ओपन हो जाना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टमक की थोड़ी सी अनाटमी की, तो स्टमक का जो अपर पोर्शन होता है ना, इसको कहते हैं फंडस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ जगह नहीं है। फंडस, फंडस क्या है, अपर बॉडी ऑफ स्टमक, अपर पार्ट, ठीक है। स्टमक के अपर पार्ट को फंडस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फंडस से थोड़ा नीचे लो टू फंडस क्या पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बॉडी कहते हैं स्टमक की, ठीक है। इट इज प्रेजेंट लो टू दी फंडस, ठीक है। अच्छा, जो स्टमक की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो मिलके बनी होती है स्मूथ मसल से, ठीक है। अपर स्किन जो होती है, स्किन ऑफ स्टमक, एक मिनट, स्टमक की अपर स्किन जो होती है ये मिलके बनी होती है स्मूथ मसल्स से, और इसको नाम क्या दिया जाता है, इस अपर स्किन को सेरोसा। आउटर लेयर है ये स्टमक की जो कि मिलके बनी है किससे, स्मूथ मसल से, ठीक है। इसको सेरोसा का नाम दिया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो इनर टू दिस लेयर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इस अपर लेयर के इनर साइड पे
एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो, ये अगर डाइसेक्शन की जाए तो मैंने ये पोर्शन भी बनाया है म्यूकसा का, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ सिक्रिएशंस करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर सिक्रिएशन, ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रिएशन, ठीक है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन ने कुछ सेल्स वाले बनाने होते हैं जिन्होंने ग्लैंडुलर सिक्रिएशन करनी होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ आना है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक लग गई है आपको समझ, ठीक है। अपर पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर है। अपर बॉडी को, स्टमक को, अपर पार्ट को फंडस कहते हैं। लो टू फंडस बॉडी ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट। अपर स्किन स्टमक जो होती है ये मिलके बनी होती है स्मूथ मसल से। इस अपर स्किन को हम सेरोसा का नाम देते हैं। इस अपर स्किन की इनर साइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन ने कुछ एपिथेलियम बनाने हैं ग्लैंडुलर सिक्रिएशन के लिए, ठीक है, तो उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम ने सीवरल ग्लैंडुलर सिक्रिएशंस करवानी है स्टमक के अंदर, ठीक है ना, मतलब इनर साइड पे ये पाए जा रहे हैं और अंदर की तरफ इसने ग्लैंडुलर सिक्रिएशंस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि बॉडी के ना नीचे, स्टमक की बॉडी के लोअर साइड पे ना एक रीजन होता है, ये वाला जो रीजन जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है स्टमक की, इसको हम नाम देते हैं पाइलोरस का, ठीक है। तो जो ये लोअर साइड है स्टमक की, इसको हम कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। यहाँ पे ना एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं, ये देखो स्फिंक्टर है, इसको नाम दे दिया है पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। पाइलोरस पोर्शन पे स्टमक की एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। अब क्या होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर भी मसल से मिलके बना होता है। एक दफा फूड स्टमक से, ठीक है, इंटर हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडिनम के अंदर, एक दफा खुराक यहाँ से यहाँ पे आ गई तो क्या होता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है ताकि कहीं खुराक वापस स्टमक में ना चले जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसको हम क्लोज करवा देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर को, क्लियर। तो अगर हम थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं स्टमक के फंक्शंस की, तो स्टमक के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये स्टोर करता है फूड को, स्टोर फूड, इसके अलावा ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड को, पार्शियली डाइजेस्ट फूड, जो डाइजेशन बच जाती है ये डाइजेशन नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में करवा दी जाती है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड, ठीक है। उसके अलावा जो स्टमक होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगा, ये ट्रांसपोर्ट फूड को करवाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू इट्स पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, स्टमक के अंदर ना बेसिकली दो तरह की डाइजेशन जो है वो देखी जाती है, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पे मैं जगह बना लेती हूँ, टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, बेसिक टाइप स्टमक के अंदर, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और एक होती है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिकल डाइजेशन की ये किस के एक्शन से होती है, ये होती है मसल्स एक्शन से, ठीक है, मसल्स के एक्शन से होती है। और केमिकल डाइजेशन ग्लैंडुलर सेल्स करवाते हैं सिक्रिएशन करके, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल्स हमें पता है ग्लैंड टाइप सेल होते हैं, क्योंकि ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रिएशन करवाना, इसीलिए ग्लैंडुलर सेल का काम क्या होता है, सिक्रिएशन करवाना, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं, सिक्रिएशन, ठीक है। और मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना,
बेसिकली दो तरह की डाइजेशन है, एक है मैकेनिकल डाइजेशन, एक है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल डाइजेशन के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रिएशन करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सिक्रिएशन मिक्स होती है किसके साथ, सिक्रिएशन में सर्टेन इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मिक्स होना होता है किसके साथ, फूड के साथ, ठीक है। ये एंजाइम मिक्स होंगे फूड के साथ, ठीक है। और ये इसकी एफिशिएंट मिक्सिंग कौन करवाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके। देखो यहाँ फूड था, फूड के साथ कौन सी चीज़ें ऐड हुई, केमिकल्स ऐड हुए, सिक्रिएशंस ऐड हुई, ये एंजाइम और फूड यहाँ पे आए। अब स्टमक की वॉल्स ने क्या किया, अब अंदर और बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ किया और बाहर की तरफ रिलैक्स हुई, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुई तो फूड ने क्या हुई, फूड की एंजाइम के साथ एफिशिएंट मिक्सिंग हो गई, ठीक है। और फूड और एंजाइम दोनों एफिशिएंट मिक्स होकर क्या बना देते हैं, काइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाती है, काइम बन जाती है, ठीक है ना। क्लियर, समझ लगी है यहाँ तक। क्या होता है कि सिक्रिएशन होती है, सिक्रिएशन फूड के साथ मिक्स होती है और एफिशिएंट मिक्सिंग से क्या हो जाता है, काइम बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ ना हम थोड़ी सी सिक्रिएशन की बात करते हैं स्टमक की, कि किस तरह की सिक्रिएशन करवाएगा ये। तो ये सिक्रिएशन की थोड़ी डिटेल में बताती हूँ आपको यहाँ पे कि होता क्या है कि यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल से हम स्टार्ट करते हैं, जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स को चीफ सेल्स का नाम भी दिया जाता है। अब जाइमोजन सेल्स ने क्या, इसने इनएक्टिव एंजाइम एक प्रोड्यूस करवाना है, एक प्रो एंजाइम की प्रोडक्शन ये करवाते हैं जाइमोजन सेल्स, प्रो एंजाइम्स, जो कि इनएक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं, इसका नाम है पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन की प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे यहाँ पे सेल्स होते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स। अब पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, इसने कोई एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करना है, एज इट इज पड़ा रहना है। अब कुछ होंगे यहाँ पे ऑक्सिंटिक सेल, जिसको हम पेरिटल सेल भी कहते हैं। अब ये ऑक्सिंटिक सेल ने सिक्रिएट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ए कैटालिस्ट, ठीक है, इट इज एक्टिंग एट ए कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये जो मीडियम है ना, इसकी पीएच को 2 to 3 तक ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इतना ड्रॉप कर देगा कि वो 2 to 3 तक आ जाएगी। जब पीएच इतनी कम आएगी तो पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि एक एंजाइम अपनी स्पेसिफिक पीएच पे एक्टिव होता है। तो पेप्सिनोजन की स्पेसिफिक पीएच लो पीएच थी 2 to 3 तक, तो इस पीएच पे पेप्सिनोजन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। और ये पेप्सिनोजन अब एक एक्टिव फॉर्म में है और इसकी एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिन। क्लियर, समझ लगी है। सिक्रिएशन में सबसे पहले जाइमोजन सेल थे, जाइमोजन सेल ने एक इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम प्रोड्यूस करवाया, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, प्रो एंजाइम है। यहाँ पे ऑक्सिंटिक सेल और या फिर जिसको हम पेरिटल सेल कहते हैं वो है। ऑक्सिंटिक सेल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच थी, उसने पीएच जो थी वो स्टमक की ड्रॉप कर दी 2 to 3 तक। हमें पता है एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर एक्टिव होता है, तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव होना शुरू होगा, इसकी एक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है एक पेप्सिन ने नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की ब्रेकडाउन इसने करवानी शुरू कर दी पेप्सिन ने, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है हमारे पास म्यूकस सिक्रिएटिंग सेल, या फिर जिसको हम कहते हैं गोबलेट सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये गोबलेट सेल जो होते हैं ये यहाँ पे सिक्रिएट करवाते हैं म्यूकस,
हमें पता है म्यूकस का काम होता है न्यूट्रलाइज करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये म्यूकस जो होता है ये एसिडिक इफेक्ट से बचाती है। जो स्टमक के अंदर पीएच का एसिडिक इफेक्ट है उसको जो है उससे स्टमक को बचाती है, ठीक है ना। अब पीएच के लेवल बहुत लो था, एसिडिक था स्टमक के अंदर इन्वायरमेंट, तो म्यूकस की प्रोडक्शन करवाएगी ताकि इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, स्टमक की वाल्स को पीएच से के इफेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में, बताती हूँ मैं यहाँ पे, कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाते हो, या आपका जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर ये वाला बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एक है टू स्पाइसी फूड, ले डाउन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद लेट जाना, और एक है वीक कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये केसेस अगर हो जाएं तो क्या होता है कि इस कंडीशन से खुराक जो है वो वापस ईसोफेगस में जाना शुरू हो जाती है। फूड मूव बैक टू ईसोफेगस, खुराक वापस ईसोफेगस में जाना शुरू कर देती है इन सिचुएशंस की वजह से, जिसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसमें बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है जो आपका हार्ट है उसके करीब, उसको हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट बर्न, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हो, एक सिचुएशन ये है, और एक है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हो तो आपके जो इंडोक्राइन सिस्टम में गट हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोटीन ज़्यादा खाया तो गट हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये गट हार्मोन जो होंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या करेंगे, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस जो रिलीज करेंगे गैस्ट्रीन एंजाइम, और फिर ये गैस्ट्रीन जो होता है ये स्टमक के अंदर भेजा जाता है ब्लड के जरिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे मज़ीद ब्रेक डाउन की जा सके जो है वो प्रोटीन की फूड के अंदर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये टॉपिक डाइजेशन इन मैन का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो जिसको हमने चंक्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है, उसके बाद स्वॉल्विंग, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओरल कैविटी, फिर स्वॉल्विंग, फिर पेरिस्टालसिस, फिर उसके बाद हमने देखा स्टमक, अब एट द एंड हम देख रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल से लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है ना। तो मैंने एक चंक्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एक टॉपिक को। कंप्लीट टॉपिक जो है वो है डाइजेशन इन मैन, क्लियर। अच्छा, तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम डाइजेशन देखें यहाँ पे, तो हमें पता है स्टमक में जब खुराक आती है, स्टमक में खुराक आती है तो इसकी pH 2 to 3 pH होती है, ठीक है। अब वो खुराक स्टमक से जो कायम है, ये एसिडिक कायम जैसे ही एंटर होगी इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए, ये एंटर होगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम क्या है कि फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्लियर। तो ड्यूडिनम के अंदर जो है जैसे ही ये कायम आएगी एसिडिक कायम, तो ड्यूडिनम के अंदर जो है ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। जो ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये पार्ट किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये एंडोक्राइन सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड सिक्रेटन, ठीक है। ये किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रेटन की प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या होता है, ये सिक्रेटन हमारे पास क्या है, हुआ क्या कि कायम जब आई ड्यूडिनम पोर्शन में, यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन सेल्स थे जो पार्ट थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ये एंडोक्राइन सेल्स ने प्रोडक्शन की सिक्रेटन की, ठीक है। तो सिक्रेटन जो है ये ब्लड के जरिए गई लिवर के पास, दिस सिक्रेटन थ्रू ब्लड स्ट्रीम के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए सिक्रेटन को ट्रांसफर किया
किया गया लिवर को, और लिवर को स्टिम्युलेट किया गया कि वो बनाए क्या, बाइल जूस। ठीक है, तो ये सिक्रेटन कहाँ गई, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ये कहाँ गई, ये सिक्रेटन गई लिवर के पास, और लिवर को स्टिम्युलेट किया गया कि ये क्या बनाए, बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे बाइल जूस की प्रोडक्शन करवाई गई। अब यही सिक्रेटन जो है ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए गई कहाँ पे, पेंक्रियाज के पास। दिस सिक्रेटन मूव्स टू पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के पास यही सिक्रेटन, और स्टिम्युलेट किया पेंक्रियाज को कि प्रोडक्शन करवाइए पेंक्रियाटिक जूस की, पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करवाई गई। ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड प्रेजेंट हो आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, स्टमक बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड सेंड कर दे स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडिनम है जिसके पास एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। इन एंडोक्राइन सेल्स ने जो है प्रोडक्शन करवानी है सिक्रेटन की। ये सिक्रेटन जो है हार्मोन, ये जाएगा लिवर के पास, और लिवर को स्टिम्युलेट करेगा कि बाइल जूस प्रोड्यूस करवाए, और यही सिक्रेटन जाएगी कहाँ पे, पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज को स्टिम्युलेट करेगी कि पेंक्रियाटिक जूस बनाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा, तो अब क्या होता है अगर हम बात करें थोड़ी पेंक्रियाज की, तो बेसिकली जो पेंक्रियाज है ये क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है पेंक्रियाज जो कि एक्ट कर रहा है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों के तौर पर। इट इज एक्टिंग एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्लियर, तो अब क्या है कि अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है एज वेल एज एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, ये पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, और अगर एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, अल्फा सेल और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा और बीटा सेल्स की ये प्रोडक्शन करवाएगा। क्लियर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा और बीटा सेल्स की, तो हमें पता है अल्फा और बीटा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन और इंसुलिन की प्रोडक्शन में ये वाले सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब एंडोक्राइन के तौर पर एक्ट करेगा तो ये क्या अल्फा और बीटा सेल्स जो है वो बनाएगा, जिन्होंने आगे प्रोडक्शन कंट्रोल करनी है ग्लूकागोन और इंसुलिन की। ठीक है, और अगर एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करेगा तो ये पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, ये पेंक्रियाटिक जूस जो है ये सीवरल इंजाइम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, मैं थोड़ी यहाँ पे स्पेस बना लूँ। बल्कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना पेंक्रियाटिक जूस, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये मिलके बना होता है सीवरल इंजाइम्स के साथ। ठीक है, तो ये जो ये इंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन है, लाइपेज है और ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो अमाइलोप्सिन क्या है, अमाइलोप्सिन का काम है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना। इट कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है अमाइलोप्सिन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाएगा अमाइलोप्सिन। ठीक है,
अमाइलेज स्टार्च से इसको याद रख लो, अमाइलोप्सिन के फंक्शन को, ठीक है। अगर लिपिड की बात करें तो लाइपेज की बात करें तो ये लिपिड को तोड़ता है। हमें पता है लिपिड बनते हैं एस्टरिफिकेशन से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की, तो जब ये टूटेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जब लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। थर्ड एंजाइम है ट्रिप्सिनोजिन। हमें पता है ट्रिप्सिनोजिन पेप्सिनोजिन की तरह ही ये ट्रिप्सिनोजिन भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो एंजाइम है, जो किसमें होगा, पैंक्रियाटिक जूस में। लेकिन यहाँ पे ड्यूडेनम का एक जो है वो ड्यूडेनम का जो है पार्ट एक रिलीज करता है, ड्यूडेनम से रिलीज होता है इंटीरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ड्यूडेनम से सिक्रिएशन होती है इंटीरोकाइनेज की, enterokinase is secreted by duodenum which converted this inactive trypsinogen form into the active form, जो कौन सी है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटीरोकाइनेज एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन। इंटीरोकाइनेज एंजाइम इज द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन से ये जो है वो सीक्रिएट होता है, और ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। ट्रिप्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म, और ट्रिप्सिन जो है ये एक्ट करती है प्रोटीएज के तौर पर। प्रोटीएज वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है ना, एफिशिएंट ब्रेक डाउन करवाता है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये ट्रिप्सिन जो होता है ये जो ट्रिप्सिनोजिन से ही बना था, और ट्रिप्सिनोजिन इज द पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के बेसिकली 3 एंजाइम्स हैं, अमाइलोप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजिन, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की भी प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होगा जिसने फूड की पीएच को मेंटेन रखना है। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट विल मेंटेन द पीएच ऑफ द फूड, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हमने पैंक्रियाटिक जूस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं बाइल जूस की। अच्छा, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे बाइल जूस की, क्लियर। तो अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब ये एक वाटरी सा फ्लूइड होता है। तो इसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या होगी, अगर इसमें एंजाइम नहीं है तो इसकी कंपोजिशन होगी बाइल साल्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसकी कंपोजिशन होगी बिली रूबिन, ठीक है। फिर इसमें आएगा कोलेस्ट्रॉल, क्लियर। फिर आएगा फॉस्फोलिपिड, क्लियर। और एट द एंड इसमें आएगा वाटर, क्लियर। यहाँ तक होगी ये बात। तो अगर हम बात करें कि बाइल जूस है क्या, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता, और ये ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, ग्रीन है और वाटरी है, ठीक है। ग्रीन वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता है। तो इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन सा है इसके अंदर, दिस बिलीरुबिन इज बाइल पिगमेंट, ठीक है। और इस बाइल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ग्रीन होगा। वाटर तो इसमें ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले बाइल साल्ट मैंने लिखा था, तो बाइल साल्ट का काम क्या है, इसका जो है फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाना है। फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे जो है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करवाना है, ताकि उसकी इफिशिएंट ब्रेक डाउन हो सके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन करवाना है इसने किसकी, फैट्स की, ठीक है।
लार्ज मॉलिक्यूल जो है फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि छोटे पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम एक्ट करके, लाइपेज एंजाइम एक्ट करके उसको तोड़ सके, ठीक है ना। तो उसके बाद है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट किस तरह जो है वो बनता है? बाइल पिगमेंट बनता है हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हमें पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये टूटते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन जो होती है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स का जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो कवर करती है, ठीक है। तो इसकी ब्रेक डाउन से जो पिगमेंट बनता है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम बाइल पिगमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बाइल पिगमेंट, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। येलो ग्रीन ग्रीन सा होता है, मतलब कि येलो ग्रीन टाइप कोई कलर होगा इस शेड में। तो क्या होता है कि जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो क्या होगा कि बॉडी का कलर येलो होना शुरू हो जाएगा, आई कलर येलो होना शुरू होगा। देखो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो बॉडी कलर क्या हो गया? येलो। आई कलर क्या हो गया? येलो, ठीक है। बॉडी और आई कलर येलो होना शुरू हो गया। और उसके अलावा क्या होगा? यूरिन क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। यूरिन भी येलो होना शुरू हो गया। इस कंडीशन को, जिसमें बॉडी कलर, आई कलर और यूरिन येलो हो जाए, इसको हम कहते हैं पीलिया, यरकान या फिर जॉन्डिस, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में इसको देखें तो ये होता है जॉन्डिस, ठीक है। इसको पीलिया और यरकान का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कभी कभार क्या होता है कि ये, अच्छा, जो ये बाइल पिगमेंट होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होके यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और यहाँ से फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कभी कभार जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बना दे हमारे पास, ठीक है ना, जो है ये लिवर, ठीक है ना, जो है हमारे, अगर लिवर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा कर दे तो ये सॉरी ऊपर की तरफ करना था इसको, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन लिवर ने ज़्यादा कर दी है, तो ये कोलेस्ट्रॉल फिर कहाँ आता है? गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ इसकी स्टोरेज हो जाएगी तो क्या होगा? फिर स्टोरेज अब यहाँ पे करवा दी गई है तो यहाँ पे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। इसको हम गॉल स्टोन्स यानी कि पित्ते की पत्थरी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरह होती है कि जो है वो पेंक्रिया, जो हमारे लिवर है, सॉरी, ये बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल जाके जो है गॉल ब्लैडर के अंदर अक्युमुलेट होना शुरू हो गया और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनना शुरू हो गए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? गॉल स्टोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड बेसिकली है क्या? लिपिड प्लस फॉस्फेट। इसको हम नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड का, ठीक है ना। लिपिड और फॉस्फेट को अगर हम जो मिलाएं तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब वाटर, पानी भी बहुत ज़्यादा बाइल जूस के अंदर पाया जाता है, क्लियर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पोर्शन जो है ज्यूजिनम, ठीक है। जो ड्यूडिनम था वो हमने डिस्कस कर लिया था। ज्यूजिनम के बाद हम करेंगे डिस्कस इलियम। अभी हम करते हैं ज्यूजिनम को डिस्कस यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ड्यूडिनम से इलियम तक एक्सटेंड करता है। देखो ये है ड्यूडिनम, ये आएगा दरमियान में ज्यूजिनम और एक्सटेंड करेगा कहाँ तक? जहाँ तक इलियम ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। और ये क्या है? ड्यूडिनम। मैंने जस्ट एज इट इज़ बताया, होती तो ये काफ़ी पैक्ड है। तो ड्यूडिनम से इलियम के दरमियान में जो ज्यूजिनम आ रहा है आपके सामने ही है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2.4 मीटर की लेंथ का होता है और ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 2/5 पोर्शन है वो यही कवर करता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और 3/5 जो होता है ये जो है वो हमारे पास इलियम कवर करेगा, ठीक है। 2/5 हमारे पास ज्यूजिनम कवर करेगा, क्लियर। तो जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड ड्यूडिनम से आया है, दिस ड्यूडिनम प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड,
ये अनडाइजेस्टेड फूड ड्यूडिनम से आके कहाँ पे आएगा, ज्यूजिनम के अंदर, और ज्यूजिनम के अंदर इस अनडाइजेस्टेड फूड की जहाँ तक हो सके वहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन करवानी है, ठीक है, क्योंकि इलियम के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होनी है, डाइजेशन बहुत मिनिमम होनी है। तो कंप्लीट मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है अनडाइजेस्टेड फूड की वो ज्यूजिनम के अंदर होती है। अनडाइजेस्टेड फूड को ये एक्सेप्ट करता है ड्यूडिनम से, और ज्यूजिनम के अंदर सर्टेन ऐसे इंजाइम होते हैं जो यहाँ पे डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसको इस इंजाइम्स को, इन इंजाइम के कम्बिनेशन को, अभी हम इंजाइम्स भी देखेंगे, लेकिन अगर इंजाइम्स के कम्बिनेशन की बात करें तो इन इंजाइम्स के कम्बिनेशन को कहा जाता है हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस। इसको इंटेस्टाइनल जूस का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इंजाइम की जो ओवरऑल पिक्चर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इनके फाइनल प्रोडक्ट्स का भी बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको ज्यूजिनम पोर्शन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन इलियम, ठीक है। इससे पहले हमने ड्यूडिनम और ज्यूजिनम दोनों ही डिस्कस कर लिया था, अब हम बात करते हैं इलियम की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलियम की तो बेसिकली जो है इलियम ये एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये एंडिंग पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जिस इलियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इलियम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर की लेंथ होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है और थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी इलियम पोर्शन में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं इस टॉपिक को आपकी बुक के अंदर नाम दिया गया है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलियम की, इलियम का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन है एक इलियम का, ठीक है। इसको अगर हम जो है वो प्रॉपर देखते हैं तो इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, विलाई का, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर विलाई है, ठीक है ना, एक प्रॉपर विलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ये वाला है विलाई का, ठीक है। तो विलाई का अगर हम काम देखें तो विलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। इंक्रीज surface area so that max absorption of food टेक प्लेस, ठीक है, ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाए फूड की, इसीलिए सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ होती हैं एपिथेलियल सेल्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसके पास कुछ डक्ट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लैक्टियल डक्ट का, ठीक है। विलाई पोसेस सम डक्ट्स कॉल्ड एज द लैक्टियल डक्ट। तो ये लैक्टियल डक्ट जो है ना ये पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। इसे जो ये लैक्टियल डक्ट होगा इसके पास बहुत सी कैपिलरीज होंगी, इट पोसेस मैनी कैपिलरीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होंगी, और इन कैपिलरीज के साथ साथ क्या होती हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होती हैं, माइक्रोविलाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये वाला माइक्रोविलाई का, ठीक है, जो इस क्रॉस सेक्शन से उन्होंने जो है वो एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक बना के दिखाया है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन के लिए, और ये ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर पर मीटर पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा माइक्रोविलाई होंगी, ज़्यादा माइक्रोविलाई क्या करवाएंगी, मोर अब्जॉर्प्शन, ठीक है, मोर माइक्रोविलाई टेक पार्ट इन मोर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो ये कैपिलरीज होती हैं ना ये वाली, ठीक है, ये वाली कैपिलरीज होंगी तो ये अब्जॉर्ब करेंगी मोस्टली अमाइनो एसिड को, ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को और ग्लूकोज को, ठीक है। ये मोस्टली अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और फैटी एसिड को ऐड करवाते हैं, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये फैटी एसिड है ना, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये इस माइक्रोविलाई को क्रॉस कर जाती है। दिस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्रॉसिस दिस माइक्रोविलाई, और जब ये माइक्रोविलाई को क्रॉसिस कर जाती है तो ये इंटर कर जाती है इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्रॉस दी माइक्रोविलाई एंड इंटर दी एपिथेलियल सेल। ठीक है, और कुछ प्रोटीन पाई जाती है एपिथेलियल सेल में, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ये अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर क्या बना दिया था, लिपिड। ठीक है, ये लिपिड बन जाता है इस एपिथेलियल सेल में, और एपिथेलियल सेल में कुछ प्रोटीन ऑलरेडी पाई जाती है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलके क्या, ये फैटी एपिथेलियल सेल की प्रोटीन है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। ठीक है, जो कि कैपिलरीज ने अब्जॉर्ब किया था और एपिथेलियल सेल्स को सेंड कर दिया था। एपिथेलियल सेल में ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बनाएंगे, और एपिथेलियल सेल के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होगी वो इस लिपिड के साथ मिलकर क्या बनाएगी, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन है। ठीक है, लिपोप्रोटीन यहाँ पे बन गई। ठीक है, अच्छा, लिपोप्रोटीन है हमारे पास। लिपोप्रोटीन क्या होती है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है ना। और लिपिड प्लस प्रोटीन छोटे छोटे मिलके ग्लोब्यूल्स बनाती हैं। इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये ग्लोब्यूलर लिपोप्रोटीन जो होती है इसको एपिथेलियल सेल अब्जॉर्ब करते हैं। दिस ग्लोब्यूलर लिपोप्रोटीन absorbed by epithelial cells। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स इसको ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, तो जो एपिथेलियल सेल्स की किस तरह इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, अपनी सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए। एपिथेलियल सेल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी जो इसको अब्जॉर्व करेगी। ठीक है, और फिर ये भेज जाते हैं लैक्टियल डक्ट को। ये एपिथेलियल सेल से इस लिपोप्रोटीन को एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये जब आ जाते हैं, फिर एपिथेलियल सेल इसको कहाँ पे सेंड कर देती है, दिस एपिथेलियल सेल सेंड दिस लिपोप्रोटीन टू लैक्टियल डक्ट। लैक्टियल डक्ट को सेंड कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया जाता है साइलोमाइक्रोन का। ठीक है, सॉरी काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली ये लिपोप्रोटीन ही है जो एपिथेलियल सेल से लैक्टियल डक्ट में ट्रांसफर करवाए गए हैं। अब काइलोमाइक्रोन जो होते हैं लैक्टियल डक्ट से ये दी जाती है थोरैसिक डक्ट को। दिस काइलोमाइक्रोन फ्रॉम लैक्टियल डक्ट सेंड टू दी थोरैसिक डक्ट, और फिर थोरैसिक डक्ट से इस काइलोमाइक्रोन को भेज दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, फिर एट द एंड इन काइलोमाइक्रोन्स को जो है वो ब्लड के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन काइलोमाइक्रोन का फेट क्या होगा, ठीक है, तो इसका फेट क्या होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन करवाते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये लिवर में भी इसको स्टोर किया जाता है, मे बी स्टोर्ड इन लिवर या फिर अंडर द स्किन और अंडर स्किन। हमें पता है कि ये स्किन के अंदर लिपिड की फॉर्म में स्टोर कराए जाएंगे, इन दी फॉर्म ऑफ लिपिड। और जब ये स्किन में स्टोर करवाए जाएंगे तो ये क्या बना देते हैं, एडिपोज टिश्यूज, क्योंकि ये लिपिड कंटेनिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज किसकी काज बनते हैं, फैट की काज बनते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड का फेट क्या होना है, जो यहाँ पे फूड बाकी तो डाइजेस्ट हो गया, उसको ऑब्जॉर्व करवा लिया जाता है। ठीक है, कैपिलरीज के जरिए, लेकिन अब यहाँ पे मौजूद है अनडाइजेस्टेड फूड जो कैपिलरीज अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इस अनडाइजेस्टेड फूड का फेट ये होगा कि यहाँ पे जहाँ पे इलियम की एंडिंग होती है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक मसल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलियोलिक स्फिंक्टर।
ये इलियोलिक स्फिंक्टर जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड पे पाया जाता है, इलियम पोर्शन में, ठीक है। ये इलियोलिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये नेक्स्ट फूड को चंक बाय चंक लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवा के फूड को नेक्स्ट चंक बाय चंक सेंड कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्रिप्ट्स क्या है, हमें पता है ये विलाय का एक पोर्शन होता है, ठीक है। इसके पास क्रिप्ट्स जो है, इसके पास कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, ठीक है, और न्यू एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जो टिप के ऊपर ना, विलाय की टिप के ऊपर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू एपिथेलियल सेल्स को ओल्ड वन के साथ, ठीक है। और इन एपिथेलियल सेल्स के पास बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये म्यूकस सिक्रिएटिंग होते हैं। क्लियर। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो डाइजेशन इन मैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डाइजेशन इन मैन को हमने चंक्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओरल कैविटी, फिर स्वॉलोइंग, फिर पेरिस्टालसिस, फिर डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। और अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की। क्लियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन को ना अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। क्लियर। तो अगर हम इसके जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स बनाए लार्ज इंटेस्टाइन के, तो वो जो है वो शॉर्ट पॉइंट से इसको हम करते हैं रेफर CR से। सी से क्या है, सिकम, C फॉर कॉलन, ठीक है, और C फॉर रेक्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब कि सबसे लेंथी पार्ट जो है वो कौन सा है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, तो मोस्ट लेंथी पार्ट इज कोलोन, ठीक है। कोलोन बेसिकली डिवाइड करता है 4 पार्ट्स के अंदर। एक है असेंडिंग कोलोन, दूसरा है डिसेंडिंग कोलोन, फिर आता है एक है असेंडिंग, फिर था ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, और एट द एंड इज सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होती है ना फूड की, जो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वाटर की अब्जॉर्प्शन, तो ये इस कोलोन पोर्शन में होगी, ठीक है। ये है असेंडिंग कोलोन, असेंड कर रहा है, ट्रांसवर्सली है तो ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कोलोन पोर्शन ने करवानी है, ठीक है। क्लियर। तो जो होता है ना सिकम के बाद जो अब्जॉर्प्शन हो रही है फूड पार्टिकल्स की, ठीक है, सॉरी वाटर और मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, अब्जॉर्प्शन होगी कोलोन के अंदर। तो ये कौन सा पोर्शन है, पहला सिकम है, फिर है कोलन और फिर है रेक्टम, ठीक है। अगर हम सिकम की बात करें तो सिकम में ना कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया कहाँ पे रिजाइड करते हैं, एक फिंगर लाइक जो है वो अपेंडिज निकलता है सिकम में से। सिकम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें से ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जो कि सिकम के अंदर से ही ये निकलती है, मतलब सिकम का ये पार्ट ही है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। अच्छा, तो ये क्या है, ये है हमारे पास अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स जो है ये पार्ट है सीकम का। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ना, फूड ये अपेंडिक्स में आके फंस जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है इस इनडाइजेस्टेड फूड की वजह से। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं सिकम पोर्शन में, ठीक है, जो क्या बनाते हैं विटामिन के की जो है वो प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विटामिन के बनाते हैं। तो जब बैक्टीरिया जो होते हैं ये यहाँ पे अपेंडिक्स के पोर्शन में भी ये विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पाए जाएंगे, क्योंकि सिकम जो है वो जो अपेंडिक्स है वो सिकम का ही एक पार्ट है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे इनडाइजेस्टेड फूड आके अटक जाता है इस अपेंडिक्स में, तो जो ये विटामिन के बनाने
वाले बैक्टीरिया हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देंगे इस फूड की। तो हुआ क्या, सीकम जो है उसका एक पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें, जिसको हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। अपेंडिक्स में कभी कभार जो सीकम के अंदर इनडाइजेस्टेड फूड है वो अपेंडिक्स में आके फंस जाता है इसकी, क्योंकि अपेंडिक्स और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है अपेंडिक्स की, ठीक है, ये इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाता है, सूज जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन भी होती है। तो ये इसकी वजह क्या है कि सीकम पोर्शन जो है इसमें विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ऑफकोर्स जो है अपेंडिक्स ये सीकम का ही पार्ट है, तो अपेंडिक्स के अंदर भी विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया होंगे। तो जब यहाँ पे फूड फंस जाता है अपेंडिक्स में, तो विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया इस फूड की डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सर्टेन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं डिकम्पोजिशन से, जो कि इन्फेक्शन कर देते हैं अपेंडिक्स में, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, और जो है अपेंडिक्स ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेट हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम पेन होने लग जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बेली में एक्सट्रीम पेन होगी, ठीक है, और इस एक्सट्रीम पेन से जो है वो इस एक्सट्रीम पेन को क्योर करने के लिए अपेंडिक्स को फिर सर्जिकली रिमूव्ड किया जाता है, ठीक है, इसको ऑपरेशन से कट करवा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो सीकम की भी बात हो गई है, ठीक है, विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया हैं और उसका पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, विटामिन के की सिंथेसिस करेंगे, और जब भी यहाँ पे फूड फंस जाएगा तो अपेंडिक्स इन्फ्लेमेट करेगा और इस इन्फ्लेमेशन के क्योर के लिए इसको सर्जिकली रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कोलन की। तो कोलन जो है ये लार्जेस्ट पोर्शन है जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसके जो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन और ये है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स है। इसका जो बेसिक काम है इन सारे कोलोन्स का, कोलेक्टिवली ये क्या करते हैं, ये एक लार्ज पाइप है, पाइप होता है, ठीक है, इट इज़ ए लार्ज पाइप जो क्या करवाएगा, अब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर और साल्ट की। वाटर और साल्ट की अब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी भी हमने बात कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करें, क्या हुआ कि रेक्टम हमारे पास है, ठीक है। रेक्टम क्या है, रेक्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने पार्शियली स्टोर करना है फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड अब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव फूड की प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो चुकी है। कोलोन के एट द एंड जो सिग्मोइड कोलोन है उसने सारी अब्जॉर्प्शन कर लेनी है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की, पीछे क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ये अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करवा दिया जाता है, इस रेक्टम के अंदर। तो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन रेक्टम, और ये पार्शियली स्टोर्ड करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको बॉडी से वक्त आने पर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अनडाइजेस्टेड फूड की को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फीसीज, ठीक है। फीसीज इज दी अनडाइजेस्टेड फूड जिसको पार्शियली स्टोर करना है रेक्टम पोर्शन में, ठीक है। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करते हैं फीसीज की कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ फीसीज, ठीक है। तो फीसीज की कंपोजिशन के लिए अगर एक कीवर्ड हम देखें, निमोनिक्स है MBBSPM, ठीक है। तो M4 क्या है, म्यूकोसल सेल्स जो यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है B से बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं फीसीज में, ठीक है। और B से क्या है, बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट क्या होता है कि फीसीज का कलर जो होता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट का कलर क्या होता है, येलो, तो फीसीज का कलर भी येलो इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है MBBS, S से क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल, इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रोल भी
पाया जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमें पता है किसने प्रोड्यूस करना होता था। तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? ये कोलेस्ट्रॉल आता है बाइल जूस में ये मौजूद होता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पी से क्या है, प्लांट फाइबर्स। अगर प्लांट फाइबर्स भी मोस्टली इसमें होते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइबर्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको तोड़ नहीं सकती, हमारे पास वो एंजाइम नहीं होता जो फाइबर्स को तोड़ दे, इसीलिए प्लांट फाइबर्स भी इसमें होंगे। और एट द एंड पी से प्लांट फाइबर, एम से क्या है, म्यूकस, ठीक है, और म्यूकस जिसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो क्या था वर्ड, MBBS PM, M से म्यूकोसल सेल, B से बैक्टीरिया, जो इसकी स्मेलिंग होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। और B से बाइल पिगमेंट, SC से स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, P से प्लांट फाइबर और M से म्यूकस जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एट द एंड NS की, ठीक है। तो अगर हम बात करें NS की, तो हमें पता है कि फूड ने जो है बॉडी से बाहर जाना होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये दो तरह के मसल से मिलके बना होता है, 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स होते हैं वो इसके स्फिंक्टर्स बनाते हैं। एक जो है वो एक स्फिंक्टर जो होगा वो कौन सा, किन मसल से मिलके बना होगा, स्मूथ मसल से। फर्स्ट स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। और सेकंड स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप्टेड मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी, कि ये जो है कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। और जो स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं क्या होते हैं, वॉलंटरी, ठीक है, मतलब कि इनको ये हमारे अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर ना ये रिफ्लेक्स जो होता है कंट्रोल होता है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर ये रिफ्लेक्स जो होता है कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो लर्न कर जाते हैं इसको, स्लोली लर्न कर जाते हैं इसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो हम दो यहाँ पे एट द एंड डिजीजेस देखेंगे, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की, जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरिया का। तो डायरिया की कंडीशन क्या होती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन बहुत कम अमाउंट में वाटर को अब्जॉर्ब कर पाती है और फीसिस के अंदर जो फीसिस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रह जाता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, डायरिया की सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है शिगेला स्पीशी, ये क्या करती है, ये हमारे जो कोलोन्स के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये कोलोन है हमारा जो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, तो इन कोलोन के एपिथेलियल सेल में शिगेला इन्वेड कर जाते हैं, इसमें इंटर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स में ये इंटर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके ये क्या करते हैं, अल्सरेशन करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कर देंगे इन सेल्स में। और जब अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन होगी एपिथेलियल सेल्स में, और एपिथेलियल सेल्स मैक्सिमम वाटर नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे, और फूड जो डाइजेस्टिव फूड है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जो डायरिया काज करता है, वो हमारे पास है साल्मोनेला। अच्छा, साल्मोनेला के अंदर क्या होता है कि ये साल्मोनेला ना मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है ये बैक्टीरिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से साल्मोनेला, एस फॉर साल्मोनेला, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर हो जाता है, डायरिया, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं टाइफोइडल साल्मोनेला, वो भी डायरिया काज करता है।
टाइफॉइडल साल्मोनेला, ये भी क्या काज करता है, डायरिया काज करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, ठीक है, इट इंटर्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटर होके फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। टाइफॉइडल साल्मोनेला पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइफॉइड हो सकता है। क्लियर। तो एट द एंड सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, एक और बीमारी जो होती है जो इससे रिलेटेड होती है डाइजेशन से, वो है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब फीसिस में डाइजेस्टेड फूड में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो क्या होता है जो फीसिस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई फीसिस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी डेफिकेशन करवाना बॉडी से बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डेफिकेशन जो होती है फीसिस की फीसिस बिकम डिफ़िकल्ट। क्यों मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी लुब्रिकेंट नहीं होता, वाटर मोस्टली लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है इसको बाहर मूव करवाने में फीसिस को। ठीक है। तो क्लियर। तो उसके बाद हमने सारे इसकी बात कर ली, लार्ज इंटेस्टाइन की भी। ठीक है। तो डाइजेशन इन मैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको डाइजेशन इन मैन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।